हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के बारे में कि ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है। फिर उसमें हम समझाए थे कि दोनों रिएक्शन एक साथ होता है। आप इसको उदाहरण के साथ कैसे समझ सकते हैं, हम बताए थे कि इसका नाम रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे पड़ा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक जीवन में, यानी हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीकरण अवकरण का क्या इफेक्ट पड़ता है, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है ऑक्सीकरण अवकरण का। तो 4-5 यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दैनिक जीवन में अगर ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले भोजन का पचना जो होता है, भोजन का जो पाचन होता है, भोजन का पचना, इसमें जो है ऑक्सीकरण अवकरण का इफेक्ट पड़ता है। और भोजन का पचना वास्तव में देखा जाए तो एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही होता है। आइए इसको हम समझाते हैं विस्तार से। तो देखिए, ये जो भोजन होता है, मतलब मनुष्य जब भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन में बहुत सारा पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है। लेकिन हमारे भोजन का जो मैक्सिमम पार्ट है, हमारे भोजन का जो अधिकांश भाग है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये पचने के बाद ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट पचता है तो पच कर किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। और ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को क्या किया जाता है कि हमारे शरीर के कोशिकाओं द्वारा ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा इस ग्लूकोज को अवशोषित कर लिया जाता है। तो देखिए, वास्तव में आपको हम बता दें कि भोजन के पचने का मतलब वास्तव में क्या होता है। तो देखिए, होता क्या है कि जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन जब हमारे शरीर के मुख के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो भोजन का कण जो होता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स के माध्यम से उसको विघटित किया जाता है और इतने महीन कणों में बदल दिया जाता है ताकि शरीर की कोशिकाएं उसको ऑब्जर्व कर सके, उसको सोख सके। तो जब शरीर की कोशिकाएं उसको अवशोषित कर लेगी तब हम कहेंगे कि भोजन का पाचन हुआ। तो देखिए, भोजन पचने के बाद ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। और यही जो ग्लूकोज है, जब हम लोग सांस लेंगे, यानी श्वसन की क्रिया जब संपन्न होगी तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन हम लोग ऑब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होता है ये ब्लड के माध्यम से, ये जो ऑक्सीजन होता है ये रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की कोशिकाओं में, ये ऑक्सीजन जो है ये भी हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है जहां ऑलरेडी ग्लूकोज पहुंच चुका है। तो देखिए, ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंच चुका है। और सांस लिए तो जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में गया वो ब्लड के माध्यम से वो भी हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंच गया। यानी यहाँ पे अब ऑक्सीजन भी हमारे शरीर की कोशिका में पहुंच चुका है जहाँ पहले से ये ग्लूकोज है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करेगा, यानी ऑक्सीजन ग्लूकोज से संयोग करेगा, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा हमारे शरीर की कोशिका में। और यहाँ से जल का भी निर्माण होगा और पर्याप्त मात्रा में एनर्जी क्रिएट होगा, यानी ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। और इसी एनर्जी से हमें बल मिलेगा, हमें पावर मिलेगा किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण कर दिया गया और फिर इससे हुआ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे कोशिका में बना, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी जहरीला और हानिकारक होता है, इसलिए फिर से कार्बन डाइऑक्साइड उसको शरीर की कोशिकाओं से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो ब्लड के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड फिर फेफड़ा में पहुँचता है और सांस जब हम छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। तो वास्तव में जो हम लोग सुनते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसका मतलब रियल में यही होता है कि ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बन जाता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस छोड़ते हैं। आया समझ में? तो इस प्रकार भोजन के पचने में ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज से रिएक्शन करता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है।
इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझे हम, तो ये है भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का दुर्गंधित होना यह भी ऑक्सीकरण अवकरण का एग्जाम्पल है। यहाँ समझिएगा, भोजन के दुर्गंधित होने की प्रक्रिया को विकृत गंधिता के नाम से भी जाना जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो अगर आप भोजन को लंबे समय तक, लगभग 10 घंटा 12 घंटा, कुछ ही घंटों तक अगर आप भोजन को खुली वायु में छोड़ देते हैं, ऐसे ही हवा में छोड़ देते हैं, तो हवा में जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है, यह ऑक्सीजन उस भोजन के साथ रिएक्शन करेगा। और जनरली भोजन में जो वसा वाला पार्ट होता है, यानी जो तेल वाला पार्ट होता है, उससे ऑक्सीजन काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करता है। और जब भोजन ऑक्सीजन जो है जब उस भोजन से रिएक्शन कर लेगा, तो वह भोजन जो है खराब हो जाता है। उस भोजन से दुर्गंध आने लगता है, यानी खराब स्मेल आने लगता है। और साथ ही साथ उस भोजन का जो स्वाद होता है यह भी खराब हो जाता है, उसका स्वाद अप्रिय हो जाता है। तो इसलिए इसी को हम कहते हैं भोजन दुर्गंधित हो गया, यानी इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। और ऐसा तब होता है जब भोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो ये भी ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है, क्योंकि ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, तो वो भोजन दुर्गंधित होता है ऑक्सीकरण के कारण ही। आइए तीसरा हम आपको बताते हैं, यह है संक्षारण। तो संक्षारण का मतलब वास्तव में होता है जंग लगना। धातुओं में जंग लगने की जो प्रोसेस है, जिसको भोजपुरी में कहते हैं मुरझा जाना या संक्षारित होना, ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो वास्तव में होता क्या है, जनरली आप जब भी संक्षारण किया, जंग लगने की बात आती है, तो हम लोग के मन में आता है लोहा। लोहा में जंग लग जाता है, यानी लोहा मुरझा जाता है। तो देखिए लोहा की तो बात आती है, हालांकि लोहा ही केवल नहीं, लोहा के अतिरिक्त तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, इन सारे धातु में भी जंग लगता है। ये सारे धातु भी संक्षारित होती है। तांबा पे आप देखेंगे तो ग्रीन कलर का परत उस पर बैठ जाता है, हरा रंग का। आप देखेंगे चांदी पे तो उस पर ब्लैक रंग का परत बैठ जाता है अलग से। तो इसका मतलब वो धातु का संक्षारण ही हो रहा है, एक अलग परत बैठ जा रही है। और उस एक अलग परत बैठ जाने के कारण धीरे धीरे वो धातु जो है नष्ट होने लगती है। और एक ऐसा समय आता है, जैसे आप बर्तन में जनरली देखे होंगे, जब बर्तन में जंग वगैरह लगता है, एल्यूमिनियम के बर्तन में या कॉपर के बर्तन में, तो उसमें होता क्या है, धीरे धीरे जंग लगेगा, एक अवांछनीय परत अलग से बैठ जाएगा। और उसके चलते क्या होगा कि वो जो परत है वो पतला होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि उसमें छेद हो जाएगा और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो इसी को हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। मतलब धातुओं के ऊपर एक अवांछनीय परत, धातुओं के ऊपर जो है एक अलग से अवांछनीय परत, मतलब जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एक अवांछनीय परत बैठ जाने की जो प्रक्रिया है, जिसके कारण होता क्या है, जिससे धातु जो होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। जिससे धातु जो है स्लोली यानी धीरे धीरे ये बर्बाद होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पर पहुंचने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। अब ऐसा और धातुओं का संक्षारण इसलिए होता है क्योंकि जब धातु को आप खुले आर्द्र वायु में छोड़ देंगे, धातु को जब आप नमी युक्त वायु में, नमी युक्त हवा में जब आप धातुओं को छोड़ देंगे, तो हवा में जो ऑक्सीजन उपस्थित है वह ऑक्सीजन उस धातु से रिएक्शन करेगा और धातु से रिएक्शन करने के बाद उस धातु पे जंग लग जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको हम बता दें कि कई बार होता है क्या है कि कोई मेटल वगैरह है, जैसे लोहा वगैरह है, उसको आप बारिश में छोड़ दिए, बारिश में भीग गया तो जल्दी ही जंग लग जाता है, क्योंकि बारिश में जो जल वगैरह उस पर पड़ा, पानी से वो जो भीग गया। तो आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ H2O में भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है रिएक्शन जब करेगा लोहा से, तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आयरन है और इससे जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो इसके रिएक्शन करने से आयरन ऑक्साइड का निर्माण होगा और आयरन ऑक्साइड की लोहा पर एक परत बैठ जाएगा। उसी को हम कहेंगे कि भाई लोहा पर जंग लग गया, ठीक है, लोहा मुरझा जाता है उसी के कारण। तो देखिए ऐसा केवल लोहा में नहीं और भी धातुओं में हो सकता है। तो धातुओं की जो संक्षारण हो रहा है ये भी ऑक्सीकरण का ही एक प्रभाव है, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ही ऐसा हो रहा है। लेकिन
हम आपको बता दें कि कभी कभी होता है क्या कि अगर लोहा को हम पेंट कर दें, पेंट करके रख दें, तो फिर वो जंग नहीं लगता जल्दी से मुरझाता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोहा पे पेंट कर देने से ना लोहा के ऊपर एक अलग पदार्थ की परत बैठ जाती है, जिसके चलते ऑक्सीजन आता भी है ना तो उस अलग पदार्थ की जो परत ऊपर बैठा है उसी से रिएक्शन करता है, उसका डायरेक्टली संपर्क लोहा से नहीं होता है, जिसके कारण जल्दी जंग नहीं लगता है। अब आइए एक और इफेक्ट हम आपको बताते हैं, और ये क्या है तो ये है दहन। 4 नंबर आपको हम समझा दें, दहन, ये लास्ट पॉइंट ये भी समझिए। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीकरण का ही प्रभाव है दहन। दहन का मतलब होता है किसी वस्तु का जलना, किसी वस्तु के जलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। अगर कोई वस्तु जल रहा है तो उसके जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। और कोई वस्तु तब तक ही जलता है जब तक उसको ऑक्सीजन की प्राप्ति हो। और देखिए ऑक्सीजन के अतिरिक्त कुछ अन्य भी पोषक तत्व है दहन के, जैसे क्लोरीन या नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी हम वस्तुओं को जला सकते हैं, लेकिन दहन का सबसे अच्छा पोषक तत्व माना जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को आसानी से जला सकते हैं, यानी कोई वस्तु तब तक जलती रहती है जब तक उसको ऑक्सीजन की प्राप्ति होते रहता है, और जैसे ही ऑक्सीजन मिलना बंद होता है वो वस्तु जलना भी बंद कर देता है। यानी हम कह सकते हैं कि दहन भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है तभी जल रहा है, ऑक्सीजन के संयोग से ही वो जल रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई मोमबत्ती है, आपको समझाने के लिए एग्जांपल हम एक देते हैं। ये मान लीजिए कि कोई मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती जो है ये जल रहा है। ये एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जैसे ये मोमबत्ती है और मोमबत्ती जो है ये जल रहा है। ठीक है, और ये अगर हम क्या कर दें कि इसको एक गिलास से हम ढक देते हैं, मान लीजिए कि इसको हम एक गिलास से ढक देते हैं, तो जैसे ही गिलास से ढकते हैं और फिर गिलास, मान लीजिए कि कांच का गिलास है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि गिलास से ढकने के बाद बाहर से हमको दिख रहा है कि भाई मोमबत्ती अभी जल रहा है कि बुझ गया। तो कांच के गिलास से ढकते ही 1-2 सेकंड के अंदर में मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि इसको जैसे गिलास से ढके इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो ये जलेगा ही नहीं। इसका मतलब जब तक ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है इसका तब तक ये जल रहा है, यानी ये भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आपको समझाएं कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्पेशली दहन के बारे में। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा, दहन और ज्वाला। तो हम जानेंगे दहन क्या होता है, दहन के आवश्यक शर्त क्या होते हैं, और अगर अचानक कहीं आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए हम टेक्निकली क्या उपाय करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।